तो साथियों, इन विधेयकों को पढ़ने के बाद में इनके बीच में जो अंतर है उस अंतर को एक सारणी की सहायता से समझ लेते हैं। इस सारणी की सहायता से हम क्या करते हैं कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बीच में जो अंतर है उस अंतर को समझ लेते हैं, ताकि प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम क्या कर सके, सोल्व कर सके। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि साधारण विधेयक में जो विषय वस्तु होता है या उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर साधारण शासन एवं प्रशासन, साधारण शासन एवं प्रशासन से संबंधित विषय वस्तुओं को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। कौन से विधेयक में? साधारण विधेयक में। जबकि धन विधेयक के अंदर कौन से विषय वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है? तो धन विधेयक के जो विषय वस्तु की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 110 के अंदर जो विषय वस्तु है उनको सम्मिलित किया जाता है धन विधेयक में। यानी कि इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु होंगे? कर लगाना, कर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, भारत की संचित निधि में से अगर पैसे का विनियोग किया जा रहा है तो वो भी धन विधेयक का विषय वस्तु होगा। और भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि का अगर हमें क्या करना है, कस्टडी करना है, भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा निधि में अगर पैसा की प्राप्ति हो रही है वो भी धन विधेयक में आएगा। यदि किसी भी पैसे को भारत की संचित निधि पर भारित करना है तो वो भी धन विधेयक में आएगा। और यदि हम कोई पैसा क्या कर रहे हैं, विदेशों से पैसा ले रहे हैं और उस पर जो गारंटी दे रहे हैं वो किसके अंदर आ जाएगा? मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में है फाइनेंशियल बिल, जो आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117 में भी इसकी दो श्रेणी है, आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3). आर्टिकल 117(1) में लिखा है कि धन विधेयक एवं उसके अतिरिक्त विषय, धन विधेयक एवं उसके अतिरिक्त विषय, तो अतिरिक्त विषय में क्या आ सकते हैं कि प्रशासन से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे भी उसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 117(3) के अंदर क्या है? उसके अंदर है कि भारत की संचित निधि में से वे, विनियोग वर्ड नहीं है आर्टिकल 117(3) में, भारत की संचित निधि में से अगर किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो कहाँ पे आएगा? आर्टिकल 117(3) में आएगा। उसके बाद में है संविधान संशोधन विधेयक की विषय वस्तु क्या होगी? अगर भारत का जो संविधान का जो दस्तावेज है और अगर उस दस्तावेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है या उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो उससे संबंधित जो विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक होगा? वो संविधान संशोधन विधेयक होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अंदर कौन सी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद में इन विधेयकों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर अंतर देख लेते हैं। प्रक्रिया में नंबर 1 पे है कि किसके द्वारा रखा जाएगा। किसके द्वारा रखा जाएगा, इसका तात्पर्य है क्या वो मंत्री के द्वारा रखा जाएगा या किसी भी सांसद के द्वारा रखा जाएगा। तो अगर साधारण विधेयक की बात करते हैं तो साधारण विधेयक किसी भी सांसद के द्वारा भी रखा जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सांसद के द्वारा भी रखा जा सकता है। अब किसी भी सांसद के द्वारा रखा जा सकता है, इसका तात्पर्य वो किस प्रकार का विधेयक होगा? फिर गैर सरकारी विधेयक होगा। और ये मंत्री के द्वारा भी रखा जा सकता है। जब मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो ये किस प्रकार का विधेयक होगा? एक सरकारी विधेयक होगा। उसके बाद में जब धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक केवल किसके द्वारा रखा जा सकता है? केवल मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है। अब केवल जब मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है, इसका तात्पर्य ये किस प्रकार का विधेयक होगा? ये एक सरकारी विधेयक होगा। उसके बाद में जो वित्तीय विधेयक होते हैं, दोनों ही वित्तीय विधेयक क्या होते हैं? राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद में रखे जाते हैं। जब राष्ट्रपति जी की सहमति की बात की जा रही है, इसका तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श के बाद में रखा जा रहा है। जब मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श के बाद में ही रखा जा रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि केवल मंत्रियों के द्वारा ही रखा जा सकते हैं। जब केवल मंत्रियों के द्वारा रखे जा सकते हैं, इसका तात्पर्य ये भी किस प्रकार के विधेयक हो जाएंगे? ये भी सरकारी विधेयक हो जाएंगे। उसके बाद में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये किसके द्वारा रखा जा सकता है? तो ये किसी भी सांसद के द्वारा भी रखा जा सकता है और किसी भी मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि ये किस प्रकार के विधेयक हो जाएंगे? सरकारी विधेयक भी हो सकते हैं और गैर सरकारी विधेयक भी हो सकते हैं। तो ये हमने जाना कि किसके द्वारा रखा जाएगा, उसके आधार पर कौन सा विधेयक सरकारी होगा, कौन सा विधेयक गैर सरकारी होगा। उसके बाद में कि ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, विधेयक की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो कौन से सदन से पहले प्रारंभ होगी?
तो कौन से सदन से प्रारंभ होगी? तो साधारण विधेयक के संदर्भ में ये है कि ये प्रक्रिया लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है और ये प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो सकती है? राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रारंभिक स्टेज में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की साधारण विधेयक के संदर्भ में शक्तियां क्या है? एक समान है। उसके बाद में जो धन विधेयक है, वो धन विधेयक केवल कहाँ पे रखा जा सकता है? केवल पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है। केवल पहले लोकसभा में इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किसी विधेयक को प्रमाणित किया जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद में जो वित्तीय विधेयक होते हैं, वो वित्तीय विधेयक कहाँ रखे जा सकते हैं? अगर आर्टिकल 117 एक वाला विधेयक जो है उसकी बात करें तो वो राष्ट्रपति जी की सहमति से पहले कहां पे रखा जा सकता है? लोकसभा में रखा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 117(3) की बात करें तो वो विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें कि वो पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, तो ये पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां क्या है? एक समान है। उसके बाद में है कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? किसी विधेयक के पारित होने में राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका होती है? तो राष्ट्रपति जी की भूमिका दो स्टेज पे आती है। एक तो जब विधेयक प्रारंभ होता है और एक विधेयक की जो अंतिम स्टेज होती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जी की प्रारंभिक अवस्था में क्या भूमिका होती है। क्या साधारण विधेयक को राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद में रखने की आवश्यकता होती है क्या? तो ऐसा नहीं है। यानी कि जो साधारण विधेयक होता है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी संसद के दोनों सदनों में क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है? पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी विधेयक को रखने से पहले, धन विधेयक को रखने से पहले राष्ट्रपति जी की क्या लेनी पड़ेगी? हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक, तो वित्तीय विधेयक में यह लिखा है कि जो दोनों प्रकार के विधेयक हैं, उन दोनों प्रकार के विधेयकों में हमें क्या करना पड़ेगा? जो राष्ट्रपति जी हैं, उन राष्ट्रपति जी की सिफारिश लेनी पड़ेगी। उस सिफारिश के बाद में भी वित्तीय विधेयक क्या किए जा सकते हैं? हमारे संसदीय पटल में रखे जा सकते हैं। उसके बाद में है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति जी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद पटल में रखने से पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका तात्पर्य हमने क्या जान लिया कि धन विधेयक को रखना है और वित्तीय विधेयक को रखना है तो उनके लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे मामला किससे जुड़ा हुआ है? मामला पेशों से जुड़ा हुआ है। जब मामला पेशों से जुड़ा है तो प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मंत्री परिषद की सलाह एवं परामर्श लेनी पड़ेगी और मंत्री परिषद की सलाह एवं परामर्श के बाद में ही वो विधेयक क्या रखा जाएगा? राष्ट्रपति जी द्वारा उस पर क्या दी जाएगी? अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रपति जी की अंतिम अवस्था में क्या भूमिका हो सकती है? तो अंतिम अवस्था में अगर राष्ट्रपति जी के पास में कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित होके गया तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी उस पर अनुमति दे सकते हैं, यानी कि उस पर क्या कर सकते हैं? सहमति दे सकते हैं, सहमति को रोक भी सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के लिए केवल एक बार भेज सकते हैं। जब दूसरी बार वापस आएगा तो राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा? उस पर सहमति देनी पड़ेगी। धन विधेयक में क्या हो सकते हैं? या तो सहमति दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं? सहमति को रोक सकते हैं। रोक इसलिए सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी इस समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति जी को कितने दिन में सिग्नेचर करना है। उसके बाद में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ये क्या नहीं किया जा सकता है? पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। धन विधेयक कभी भी राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ऐसा कहां पे लिखा है? ऐसा आर्टिकल 111 में लिखा है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक, तो वित्तीय विधेयक पर क्या है? वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? सहमति दे भी सकते हैं, सहमति को रोक भी सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। उसके बाद में जो संविधान संशोधन विधेयक है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उस पर क्या होता है? उसमें राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? या तो सहमति देंगे या क्या कर सकते हैं? सहमति रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते हैं। ऐसा प्रोविजन 24वें संविधान संशोधन से किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि इन विधेयकों में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर साधारण विधेयक है
तो साधारण विधेयक में कौन से बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। और धन विधेयक है तो धन विधेयक में भी किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगर कौन सा विधेयक है? वित्तीय विधेयक है तो वित्तीय विधेयक में भी किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसमें किस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता होगी? उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगर अंतिम अंतर की बात करें कि भाई कौन से विधेयक के अंदर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है और कौन से विधेयक के अंदर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता, यानी जॉइंट सीटिंग। तो साधारण विधेयक पर क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी प्रकार का गतिरोध हो जाए साधारण विधेयक के संदर्भ में, तब क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। उसके बाद में है धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा संविधान में ही लिख दिया गया है। और धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा को क्या है? सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद में जो वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक में दोनों विधेयकों के यानी आर्टिकल 117(1) आर्टिकल 117(3) दोनों के संदर्भ में क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। संयुक्त बैठक का आयोजन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लिखा है कि दोनों सदनों में से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कौन से विधेयक को? संविधान संशोधन विधेयक को। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है? संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों, एक सारणी की सहायता से हमने साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अंतर को जाना। तो आप इस अंतर को जानने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।